हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरजन सिंह डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान उप विषय इतिहास का छठा अध्याय सल्तनतकालीन संस्कृति। अब तक हम सल्तनतकालीन शासन के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा कि सल्तनतकालीन का शासन कब से कब तक रहा। तो इस अध्याय का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। तो हमारा सबसे पहला बिंदु क्या आता है? सल्तनतकालीन प्रशासन। पिछली वीडियो में हमने सल्तनतकालीन प्रशासन के बारे में पढ़ा कि जो सल्तनतकालीन प्रशासन था वो कब से कब तक रहा। तो आपको सबको पता है कि 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली पर सल्तनत काल का शासन रहा, जिसमें 5 वंशों ने शासन किया। वो हम प्रत्येक बार लिखते हैं। सबसे पहला वंश गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश ने शासन किया। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया, तुगलक वंश ने शासन किया। उसके बाद सैयद वंश और लोदी वंश आए थे। इस प्रकार 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इन 5 वंशों ने शासन किया था। आज हम बताने वाले हैं कि इन 5 वंशों के शासनकाल के दौरान भारत की जो संस्कृति थी वो कैसी रही, किस प्रकार का शासन रहा और किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहीं। तो ये हम पढ़ ही चुके हैं। अब आता है समकालीन प्रशासन। जो सल्तनत कालीन प्रशासन था वो कैसा था? तो देखिए, सल्तनत कालीन प्रशासन में जो सुल्तान होता था, मतलब सुल्तान का जो पद था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। यानी सब कुछ कौन होता था? सुल्तान। सुल्तान ही सब कुछ होता था। सुल्तान का जो पद था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। समस्त अधिकार, समस्त राजनीतिक अधिकार, समस्त कानूनी अधिकार और सेना के ऊपर भी समस्त अधिकार सुल्तान के ही होते थे। सुल्तान कहें या शासक कहें, उसका एक मुख्य कार्य क्या होता था? न्याय करना। देखिए, सुल्तान का जो मुख्य कार्य होता था वो होता था न्याय करना। ये सब किसके हाथ में था? सुल्तान के हाथ में। तो राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, सेना पर अधिकार, समस्त अधिकारों के साथ उसका मुख्य कार्य था न्याय करना। तो जो पहला बिंदु था हमारा सल्तनतकालीन प्रशासन, इसमें बताया गया कि उस प्रशासन में सुल्तान ही मुख्य व्यक्ति होता था। केंद्रीय प्रशासन, देखिए समस्त केंद्रीय शक्ति, समस्त केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था किसके हाथ में होती थी? सुल्तान के हाथों में। सुल्तान ही क्या करता था? सेना में लोगों की नियुक्ति, उनके पदों में परिवर्तन, ये सब काम किसका था? सुल्तान का था। एक और क्या बात होती थी? समय युद्ध का हो या संधि का, युद्ध का समय हो या संधि का, उसमें मेन भूमिका या कहें कि अंतिम निर्णय किसका होता था? सुल्तान का होता था। अंतिम निर्णय भी युद्ध के समय भी और संधि के समय भी अंतिम निर्णय सुल्तान का ही होता था। यानी कि सुल्तान ही सर्वोपरि था, शासक ही सर्वोपरि था। तो इस प्रकार 2 बिंदु हमने जाना कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सुल्तान की एक मुख्य भूमिका थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे देश पर अकेला सुल्तान ही शासन करता था। जैसा कि हम आज देखते हैं कि आज भी हमारे देश में क्या है? एक केंद्रीय शासन है। दिल्ली की राजधानी, वहाँ कौन बैठते हैं? प्रधानमंत्री। क्या पूरे देश पर राज्य प्रधानमंत्री करते हैं? नहीं। प्रत्येक पूरे देश पर प्रशासन करने के लिए, शासन करने के लिए देश को किस में बांटा गया है? प्रांतों में बांटा गया है। देश को राज्यों में बांटा गया है, प्रदेशों में बांटा गया है। ये व्यवस्था उस समय भी थी। उस समय भी देश को प्रांतों में बांटा गया था। और प्रांतों, जैसे हमारे प्रांतीय शासन, देखिए टॉपिक लिखा हुआ है, तीसरा हमारा जो बिंदु है वो है प्रांतीय शासन। इस प्रांतीय शासन के अंतर्गत हम जानेंगे कि उस समय प्रांतीय व्यवस्था कैसी होती थी। तो देखिए, आज हम बोलते हैं प्रदेश, प्रांत बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। उस समय हम प्रांतों को क्या कहते थे? उस समय भी देश को प्रांतों में ही बांटा गया था। लेकिन उस समय हम इसको प्रांत, प्रदेश या राज्य नहीं, बल्कि इसको इक्ता कहा जाता था। इक्ता, इक्ता या विलायत, 2 नाम इसको दिए गए। पहले इक्ता नाम दिया गया और बाद में नाम दिया गया विलायत। प्रदेश नहीं कहते थे,
प्रांत नहीं बोलते, क्या बोलते थे? एकता। और जिस प्रकार आज प्रदेश का मुख्य व्यक्ति कौन होता है, जो पूरे प्रदेश की व्यवस्था संभाल, कौन? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। उसी प्रकार उस समय भी प्रदेश के ऊपर एक मुख्यमंत्री होता था, लेकिन उस समय उसको मुख्यमंत्री नहीं, इक्तादार बोलते थे, इक्तादार। यानी आज हम जो प्रदेश के मेन व्यक्ति को, मुखिया को मुख्यमंत्री बोलते हैं, उस समय हमें क्या बोलते थे? इक्तादार बोलते थे। यही पूरे प्रदेश की व्यवस्था संभालते थे, इक्तादार का ही काम था पूरे प्रदेश की मुख्य व्यवस्था संभालना। देखिए, प्रांत के बाद इक्ता आया और इक्ता का अधिकारी कौन हो गया? इक्तादार। उसके बाद आज भी प्रांत के बाद कौन आते हैं? जिले आते हैं। उस समय भी प्रांत के बाद जो दूसरी सूची आती थी वो जिलों की आती थी, जिले। प्रांत के बाद दूसरा नंबर जिले का होता था, लेकिन उस समय जिले को जिला नहीं, सरकार बोलते थे। जिले को जिले के स्थान पर सरकार बोलते थे, और इन जिलों के नीचे आते थे संभागीय क्षेत्र। संभाग क्षेत्र में क्या था? इनको उस समय सिख बोला जाता था, सिख। तो जिले का अधिकारी, जिले को सरकार बोला जाता था, और उसके नीचे संभाग क्षेत्र, इसको सिख बोला जाता था। आज हम देखते हैं कि जिले के अधिकारी को क्या बोलते हैं? हम जिला अधिकारी बोलते हैं, डीएम बोलते हैं, या कलेक्टर बोलते हैं। लेकिन उस समय जिले के अधिकारी को हम क्या बोलते थे? देखिए, पहले क्या बताया हमने? जिले का अधिकारी सरकार, और ये क्या हो गया? सिख। तो ये जो जिले का अधिकारी होता था, जो पूरे जिले की व्यवस्था संभालता था, उसको बोलते थे मुख्य सिकदार। ये जो होता था वो होता था प्रमुख सिकदार। जिले का अधिकारी, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? डीएम बोलते हैं। तो ये जो था उस समय वो था प्रमुख सिकदार। और अभी जो दूसरी श्रेणी आई इसके बाद, संभाग क्षेत्र, जिसको क्या बोलते थे? सिख। इसको बोलते थे केवल सिकदार। इन दोनों व्यक्तियों का काम क्या होता था? इन दोनों व्यक्तियों का काम होता था पूरे जिले की व्यवस्था संभालना, और व्यवस्था संभालने के साथ साथ राजस्व वसूली का काम भी इन दोनों व्यक्तियों का ही होता था। जिस समय जो लगान प्रकृतिया की किसानों पर जितनी भी राजस्व वसूली थी, जो टैक्स था, कर था, वो भी यही व्यक्ति करते थे। जिले के बाद सबसे पहले क्या आया? प्रांत, जिसको इक्ता कहा गया, जिले को सरकार कहा गया। उसके बाद संभाग क्षेत्र सिख आ गया, लेकिन उसके नीचे क्या हुआ? इनको विभिन्न परगना क्षेत्रों में बांटा गया। एक नई इकाई आई, परगना क्षेत्र। आज भी हम जानते हैं जिले के अधिकारी को जिला अधिकारी बोला जाता है, कलेक्टर बोलता है, डीएम बोला जाता है। और आज भी तहसील, प्रत्येक जिले में क्या होते हैं? बहुत सारी तहसील होती हैं, और तहसील में जो अधिकारी बैठता है उसे हम क्या बोलते हैं? एसडीएम बोलते हैं, परगना अधिकारी बोलते हैं। उसी प्रकार इन जिलों को परगना क्षेत्र में बांटा गया था। तो क्या थे परगना? परगना क्या थे? परगना जो थे वो गांव के समूह, उस समय गांव के समूह को परगना क्षेत्र का नाम दिया गया। असल में तहसील का काम यही होता है कि तहसील को निश्चित गांवों पे 10, 20, 50 उन पर एक तहसील बनाई जाती है। वही व्यवस्था उस समय भी थी, आज भी वही व्यवस्थाएं चली आ रही हैं। इस क्षेत्र के बाद, तहसील क्षेत्र के बाद, परगना क्षेत्र के बाद अगली इकाई आती थी क्या? सबसे छोटी इकाई, वो थी गांव। उसके बाद जो प्रांत था वो सबसे छोटी इकाई गांव थी। अब गांव में व्यवस्था कौन संभालता था? गांव का भी एक मुखिया होता था, जिसको बोलते थे मुकद्दम। गांव के मुखिया को मुकद्दम या चौधरी बोला जाता था। इस मुकद्दम या चौधरी का मुख्य काम क्या होता था? इस मुकद्दम या चौधरी का मुख्य काम होता था गांव से राजस्व की वसूली करना, वह सभी लोगों के कागजात अपने पास रखना। उनकी सब जानकारी कौन देता था? गांव का चौधरी या गांव का, इसे मुकद्दम कहते थे, मुकद्दम कहे या चौधरी, इसके पास पूरी जानकारी होती थी। गांव की सुरक्षा का काम, गांव की सुरक्षा जो होती थी वो किसके हाथ में होती थी? इतना लंबा समय हो गया, आज भी लगभग वही व्यवस्थाएं चली आ रही हैं। गांव की सुरक्षा के लिए गांव में एक चौकीदार नियुक्त होता था।
आज भी प्रत्येक गांव में एक चौकीदार होता है। उस समय भी गांव में सुरक्षा के लिए एक चौकीदार होता था, आज भी गांव में एक चौकीदार होता है। अब आप कहेंगे कि एक चौकीदार पूरे गांव की सुरक्षा कैसे करेगा? चौकीदार का मुख्य काम यह होता है कि यदि किसी गांव में किसी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद किसी वर्गों के बीच में बनता है तो वो तुरंत जो भी क्षेत्र का थाना या चौकी आती है उसमें जाकर चौकीदार सूचित करता है और इस प्रकार उस विवाद का निपटारा होता है। तो आज भी और उस समय भी गांव की सुरक्षा कौन करता था? चौकीदार करता था। तो इस प्रकार से जो देश का शासन था वो इस प्रकार बटा हुआ था कि तीसरे बिंदु प्रांतीय शासन। प्रांत को किस तरह बांटा गया? प्रांत, फिर जिले, फिर संभाग क्षेत्र, परगना और गांव, इस प्रकार पूरे शासन चलता था, ना कि केवल केंद्रीय शासन से पूरी व्यवस्था होती थी। उसके बाद आता है हमारा चौथा बिंदु स्थानीय शासन। स्थानीय शासन, तो इस स्थानीय शासन का मतलब क्या था? अभी गांव के बारे में बताया गया, तो गांव के शासन करने के लिए गांव को ग्राम पंचायतों में बांटा गया था। गांव को भी ग्राम पंचायत क्षेत्र और न्याय पंचायत क्षेत्र के अंदर बांटा गया था। ग्राम पंचायत का भी एक मुखिया था जिसको आज प्रधान बोलते हैं। उस समय उस ग्राम पंचायत के मुखिया को भी मुकद्दम ही बोला जाता था। आज हम उसे क्या बोलते हैं? प्रधान बोलते हैं। तो ये क्या करता था कि ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव की व्यवस्था करता था। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यवस्था, जो शासन व्यवस्था थी वो इस प्रकार से चलती थी। लेकिन हुआ क्या कि जब तक दिल्ली के सुल्तानों ने क्या किया? सुल्तानों ने देश की व्यवस्था को अच्छी तरह सुचारू करने के लिए वो लगातार प्रयास करते रहे और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेते रहे और वो हमेशा विकास करते रहे। लेकिन माना यह जाता है कि सुल्तानों के जो उत्तराधिकारी आए वो बहुत ही अयोग्य निकले और क्या हुआ? अयोग्यता के कारण उनकी जो शक्ति थी वो कम हो गई और उनकी शक्ति कम होने के पश्चात क्या, जैसे अभी बताया कि किसको बांटा गया? देश को प्रांतों में बांटा गया था। तो जब सुल्तानों की शक्ति कम हो गई ना, तो प्रांतों के जो कौन थे? अधिकारी, जैसे हम क्या कहें, इक्तादार। इक्तादारों ने उन प्रांतों पर कब्जा करके उसे स्वतंत्र प्रांत बना लिया। यानी कि वो उनके जो प्रांत थे वो केंद्र के अंडर में नहीं रहे बल्कि स्वतंत्र राज्य बन गए। उसमें कई सारे ऐसे प्रांत थे जैसे कि जौनपुर प्रांत था, मालवा प्रांत था, कश्मीर है, आपका गुजरात है, और भी कई प्रांत ऐसे थे जो अपने आप में क्या बन गए? स्वतंत्र प्रांत बन गए। वो केंद्रीय शासन के अधीन नहीं रहे और इस प्रकार धीरे 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 सल्तनत कालीन का पतन होता चला गया। पांचवा बिंदु देखते हैं। हमारे इस अध्याय का पांचवा बिंदु है सल्तनत कालीन समाज। तो देखिए, जिस समय सल्तनत का शासन चल रहा था, सल्तनत कालीन समाज चल रहा था, उस समय समाज में एक प्रथा शुरू हुई थी, पर्दा प्रथा। तुर्कों के आगमन पर जो समाज के विशिष्ट वर्ग के लोग थे या जो कहें अपने आप को इज्जतदार लोग मानते थे, उन्होंने एक पर्दा प्रथा शुरू की। पर्दा प्रथा को विशेष बढ़ावा मिला था सल्तनत कालीन समाज में। लोगों ने क्या किया कि पर्दा प्रथा को विशेष बढ़ावा दिया और पर्दा प्रथा को अपने घरों में अनिवार्य कर दिया। ये काम हुआ था सल्तनत कालीन समाज में। महिलाओं की शिक्षा पर भी कुछ असर पड़ा, महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए। उसके पश्चात एक छठा बिंदु देखते हैं हम। जिस समय ये कंडीशन चल रही थी समाज में, तभी उस समय समाज में प्रवेश हुआ किसका? भक्ति संतों का और सूफी संतों का। भक्तों का और सूफी संतों का समाज में प्रवेश हुआ और उन्होंने क्या किया? जब इनका पदार्पण समाज में हुआ तो इन्होंने समाज को कुछ ऐसी शिक्षाएं प्रदान की कि इन्होंने उस समय भी समाज का जो रूप था, जो स्वरूप था, वो चेंज कर दिया। तो देखिए, जो भक्ति संत थे ये विशेष रूप से किस चीज में विश्वास करते थे? जो भी भक्ति संत थे वो विश्वास करते थे सादा जीवन और उच्च विचार में। सादा जीवन और उच्च विचार में ये लोग विश्वास करते थे। भक्ति संतों ने समाज में चल रही कुरीतियों को दूर करने के लिए अनेक ऐसे प्रयास किए कि वो जो कुरीतियां चल रही थी, भक्ति संतों के माध्यम से वो कुरीतियां दूर हुई।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने समाज को शिक्षा प्रदान करने के लिए सुंदर और उसमें रस भाषा में कुछ गीतों का निर्माण किया, जिससे समाज को एक नई दिशा प्रदान हुई। उन्होंने कृतियों पर एक बहुत कुछ इस तरह के श्लोक, मतलब कुछ इस तरह के लिखे कि लोगों में क्या आया उस चीज़ का, जैसे कि सूफी भक्ति संतों में कुछ संतों का नाम आता है कबीरदास। कबीरदास के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कबीरदास ने कृतियों के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। कबीरदास ने कृतियों के ऊपर हिंदुओं के ऊपर भी लिखा और मुस्लिम समाज के ऊपर भी लिखा। आपको दोहा सबने पढ़ा होगा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कि अगर केवल पत्थर पूजने से भगवान की प्राप्ति हो जाए तो मैं छोटा मोटा पत्थर नहीं, मैं तो पूरा पहाड़ जाकर पूजूं। उन्होंने एक मुस्लिम समाज पर भी एक दोहा दिया कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लाई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदाए। तो उन्होंने कृतियों पर बहुत सारे व्यंग कहे। उसके पश्चात एक और भक्ति संतों में मीराबाई का नाम, मीराबाई जी क्या थी, बचपन से ही कृष्ण जी की उपासका थी। उन्होंने कृष्ण जी को अपने पति के रूप में माना और उन्होंने भी समाज सुधार के लिए अनेक प्रयास के लिए और समाज को एक नई दिशा प्रदान की। इसके साथ मीराबाई जी के साथ बहुत सारे ऐसे कवि हैं भक्ति संतों में, रैदास जी, तुकाराम जी, गुरु नानक देव जी हैं, और भी अनेकों संत जिन्होंने समाज में चल रही कृतियों को दूर किया और समाज को एक नई दिशा प्रदान की। इसमें केवल हिंदू संत नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के कुछ सूफी संत भी थे। मुस्लिम समाज के भी कुछ सूफी संतों ने क्या माना, उन्होंने भी समाज को एक नई दिशा प्रदान की और हिंदू मुस्लिम सबको समान माना। जिसमें अजमेर के सूफी संत थे मुइनुद्दीन चिश्ती। मुइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी एक समाज को नई दिशा प्रदान की। इसके अलावा दूसरा नाम आता है दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया। इन संतों ने भी ये माना कि ईश्वर को प्राप्त करने का, अल्लाह को प्राप्त करने का जो सबसे अच्छा साधन है वो उसमें दृढ़ विश्वास और सच्ची भक्ति है। इसके माध्यम से हम अल्लाह को, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अभी चैप्टर हमारा बड़ा है, इसलिए आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर के जो शेष बिंदु रह गए हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में ही आपको इस अध्याय के इतिहास के अध्याय 6 के नोट्स आपको प्राप्त होंगे। तब तक आप वीडियो देखें और समझें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।